हेलो दोस्तों, प्रिया स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। नाश्ते के बाद भी आज काव्या रसोई में जाने क्या काम कर रही थी। सास सत्यवती देवी, जिनको घर की मालकिन होने का घमंड था, वह आवाज़ें सुनकर ड्राइंग रूम से ही ऊंची आवाज़ में बोली, अरे कब तक रसोई में घुसी रहेगी? कपड़े धोने हैं कि नहीं? इतनी देर से क्या खटर पटर कर रही है? काव्या ने हाथ में पकड़ा चम्मच रखकर कहा, मम्मी जी, आज मेरे भैया भाभी आ रही हैं ना, बस उनके लिए थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। इतना सुनते ही सत्यवती देवी चप्पल पटकती हुई रसोई में आ पहुंची। जैसे ही उनकी नज़र स्लैब पर रखे दूध, फल, ढोकला, खांडवी और मिठाइयों पर पड़ी, उनकी आंखें फैल गईं। तुरंत कड़वे अंदाज में बोली, ये सब क्या है? इतना सारा सामान क्यों मंगवाया है? क्या कोई बारात आ रही है? काव्या ने धीरे से कहा, मम्मी जी, वो लोग पहली बार आ रहे हैं। 3 घंटे का सफ़र है। आते जाते लंच का समय हो जाएगा, इसलिए नाश्ता थोड़ा हैवी रखा है। सत्यवती देवी का चेहरा तमतमा उठा। वह तीखे अंदाज में बोली, वाह, आजकल तो मेहमानों की खातिरदारी के नए नियम बन गए हैं। मैंने तो अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा। याद है जब हम देखने गए थे, तेरी भाभी ने कितने पकवान रखे थे? यह बात काव्या के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन आवाज़ सख्त थी। मम्मी जी, आप जानते हैं ना, मेरे भैया की कमाई ज़्यादा नहीं है। उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार पूरा सम्मान दिया था मेरे लिए। मेरे पिता भी वहीं हैं और अब उनकी बेटी की शादी है, इसलिए तो कार्ड देने आ रहे हैं, वरना वो लोग कभी यहाँ आए भी नहीं। सत्यवती देवी ने बिना एक पल सोचे कटाक्ष किया, अरे वो हैसियत तो दिखावे के लिए थी, असली हैसियत तो अब बेटी की शादी में नजर आएगी। बहन की शादी में तो कुछ लगाया नहीं, और अब बेटी की शादी करने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर दूसरी शादी करने के पैसे किसके पास होते हैं? काव्या अंदर ही अंदर तिलमिला उठी। शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, इसलिए वह चुप रह गई। तभी सत्यवती देवी ने ढोकले का पैकेट उठाया और बोली, ये ढोकला खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमकीन बिस्किट रख देना, काम चल जाएगा। सिर्फ कार्ड देने ही तो आ रही हैं, पकवान बनाने का तमाशा क्यों? या कहते हुए वह पैकेट उठाकर अपने कमरे में ले गई और काव्या देखती ही रह गई। काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। कांपते हाथों से उसने अपने पति रोहन को फ़ोन किया। आप कितनी देर में आएंगे? रोहन ने कहा, बस आधे घंटे में ऑफिस से निकल रहा हूँ। काव्या बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। थोड़ी देर बाद सत्यवती देवी की फिर आवाज़ आई, और सुन, मुझे अपने भैया भाभी के सामने बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में रहूँगी, तो खुद ही उन्हें अटेंड कर लेना। मेरा सिर भारी हो रहा है, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। काव्या घबरा गई, मम्मी जी, अभी तो आप ठीक थीं, अचानक क्या हुआ? सत्यवती देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा, सर दर्द कहकर थोड़ी होता है। तेरी हरकतें देखकर किसी का भी सर दर्द हो सकता है। अब मुझे आवाज़ मत देना। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। काव्या के भैया भाभी आ गए थे। भाभी ने काव्या को देखते ही गले से लगा लिया। माता पिता के जाने के बाद वहीं दोनों उसके लिए सब कुछ थे। भाई ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? काव्या मुस्कुराई, भैया मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप लोग आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वह उन्हें अंदर ले आई। उधर सत्यवती देवी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी कान लगाकर सब सुन रही थी। भाई ने पूछा, काव्या, तेरी सासू माँ कहाँ है? काव्या का चेहरा मुरझा गया। धीरे से बोली, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, आराम कर रही हैं। भाभी का चेहरा उतर गया। फिर बोली, कोई बात नहीं, उन्हें आराम करने दो। तभी रोहन भी घर आ गया। आते ही उसने पूछा, मम्मी कहाँ हैं? काव्या ने वही कहा, तबीयत ठीक नहीं है। और कमरे के भीतर खड़ी सत्यवती देवी दरवाजे से सटी हर शब्द सुनती रहीं। ड्राइंग रूम में सब लोग सोफे पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। काव्या के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून की चमक थी। भैया भाभी के आने से उसका मन जैसे भर आया था। बार बार उसकी नज़र उन्हीं पर टिक जाती। तभी रोहन ने कहा, अरे काव्या, चाय नाश्ता तो लेकर आओ, सबको भूख भी लगी होगी। काव्या तुरंत उठी। रसोई में जाकर भारी मन से प्लेट में नमकीन बिस्किट रख लिए। कुछ ही देर में वह ट्रे लेकर आई। जैसे ही ट्रे टेबल पर रखी तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काव्या, मैंने तो तुमसे ढोकला मंगवाने को कहा था ना। उस पल काव्या का चेहरा एकदम बुझ गया। शब्द उसके गले में अटक गए। उधर अंदर कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सत्यवती देवी के कान चौकन्ने हो गए। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, आए बड़े ढोकला खाने वाले, औकात भी है इनकी हमारे यहाँ का महंगा ढोकला खाने की। काव्या ने किसी तरह खुद को संभालते हुए रोहन की ओर देखा और धीमे से बोली, वो मैं लेने तो गई थी, लेकिन ढोकला बन नहीं रहा था, इसलिए नहीं मिल पाया। राघव तुरंत बोले, अरे कोई बात नहीं, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, चाय बहुत अच्छी है। लेकिन रोहन को बात चुभ गई। उसने थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, ऐसे कैसे कोई बात नहीं है, इतनी दूर से आए हैं आप लोग, भूख भी लगी होगी। काव्या, तुम एक काम करो, जल्दी से खाना बना लो। यह सुनते ही काव्या का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि खाना बनाने का मतलब घर में तूफान खड़ा होना। लेकिन रोहन के दोबारा कहने पर वह चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। अंदर कमरे में खड़ी सत्यवती देवी का चेहरा गुस्से से तन गया।
नसें उभर आईं। कुछ ही पलों में वह बाहर निकल आईं और अचानक आवाज़ बदलकर बनावटी अपनापन ओढ़ लिया। अरे बेटा राघव, तुम कब आए? फिर रोहन की ओर देखकर बोली, मैं तो कमरे में थोड़ी देर आराम कर रही थी, सिर दर्द हो रहा था। इनकी आवाज़ आई तो बाहर आ गई। राघव तुरंत उठ खड़ा हुआ, उनके पैर छुए और बोला, मौसी जी, तबीयत कैसी है आपकी? सत्यवती देवी ने कराहने का नाटक करते हुए कहा, अब क्या बताऊं बेटा, उम्र हो गई है, कभी सिर कभी कमर, ये सब तो चलता ही रहता है। फिर अचानक उनकी नज़र रसोई की ओर गई। ऊंची आवाज़ में बोली, अरे बहू, तू क्या कर रही है? रसोई में आलू काट रही काव्या के हाथ वहीं रुक गए। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। रोहन ने सहजता से जवाब दिया, मम्मी इन लोगों के लिए खाना बना रही है। यह सुनते ही सत्यवती देवी की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, होठों पर तीखी मुस्कान तैर गई। दिखावे की मिठास में लिपटकर जहर उगलते हुए बोली, अरे बहू, खाना बनाने से पहले अपने भाई से पूछ तो ले। आखिर उन्होंने तुम्हारे माता पिता का फर्ज पूरा किया है, तुम्हारा कन्यादान किया है, तुम्हें बेटी मानकर विदा किया है, तो तुम्हारे घर का खाना शायद न खाएं। पूछ कर बनाओ खाना। अब तो कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। राघव और उसकी पत्नी अंजलि का चेहरा पल भर में उतर गया। अंजलि की आंखों में अपमान साफ झलक रहा था। रसोई में खड़ी काव्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। चाकू उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। रोहन झुंझलाकर बोला, मम्मी आप भी ना खाएंगे क्यों नहीं? ये तो पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन सत्यवती देवी ने तीखी नजर रोहन पर डाली, मानो उसे चुप करा रही हूँ। उनका चेहरा देखकर अंजलि तुरंत मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं मौसी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने कन्यादान किया है, भला हम बेटी के घर कैसे खा सकते हैं? काव्या तो हमारे लिए बेटी के ही बराबर है। उस वाक्य के साथ ही काव्या का दिल टूट सा गया। वह जैसे वहीं खड़ी खड़ी बिखर गई। यह सब उसकी वजह से नहीं, उसकी सासू माँ की कटुता के कारण हो रहा था। सत्यवती देवी शब्दों को घुमा फिराकर उनके स्वाभिमान पर वार कर रही थी और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। राघव ने आगे बढ़कर काव्या के सिर पर प्यार से हाथ रखा। अंजलि ने उसकी हथेली दबाई, फिर शादी का कार्ड उसके हाथ में थमाते हुए बोले, काव्या, शादी में जरूर आना, तुम और रोहन जी सबको लेकर आना, हमें बहुत खुशी होगी। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, भैया, लेकिन आगे कुछ कह ना सकी। कुछ पल बाद दोनों उठे तो सत्यवती देवी ने तुरंत दिखावे की मुस्कान प्रस्तुत कर दी। वो लोग जाने लगे तो पीछे खड़ी सत्यवती देवी के चेहरे पर एक ठंडी विजयी मुस्कान फैल गई थी। काव्या भैया भाभी को छोड़ने के लिए रोहन के साथ बाहर तक गई। जाते समय सत्यवती देवी दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जैसे कोई जंग जीत ली हो, जैसे उनका कोई सोचा समझा मिशन पूरी तरह सफल हो गया है। वह मुस्कान काव्या के दिल में चुभती चली गई, मगर वह उस समय कुछ कह नहीं पाई। बाहर से जैसे ही काव्या और रोहन वापस अंदर आए, रोहन की नज़र टेबल पर पड़ी प्लेट पर गई। उसमें वही ढोकले सजे हुए थे जो कुछ देर पहले ज़रूरत नहीं कहकर गायब कर दिए गए थे। रोहन एक पल को ठिठक गया, फिर हैरानी से बोला, ये ढोकला कहाँ से आया? काव्या, तुम तो कह रही थी कि ढोकला नहीं मिला। काव्या का मन जैसे फटने को हो गया। उसकी आंखों में आग भर आई। उसने गुस्से से रोहन की तरफ देखा। रोहन भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी जो हुआ वह क्या था। इससे पहले कि रोहन कुछ और कहता, सत्यवती देवी ने आदेश देकर कहा, अब क्या देख रही है, जल्दी से गरम गरम चाय लेकर आ, लंच में मैं ढोकला ही खाऊंगी। अब रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज़ सख्त और ऊंची हो गई, मम्मी ये ढोकला कहाँ से आया? और जब घर में था तो मेहमानों के सामने क्यों नहीं रखा? बस यही वह पल था जब काव्या अंदर से फट पड़ी। वह कांपते हुए मगर तीखे लहजे में बोली, क्योंकि ये ढोकला आपकी मम्मी ने उठाकर अपने कमरे में छिपा लिया था और कहा था, मेरे भैया भाभी की हमारे घर का ढोकला खाने की औकात नहीं है। शब्द निकलते ही जैसे बांध टूट गया। काव्या फूट फूट कर रोने लगी और उसका सिर झुक गया। रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी माँ की तरफ मुड़ा, ये क्या तरीका है मम्मी? अब मुझे समझ आ रहा है कि आप बार बार कन्यादान वाली बात क्यों कर रही थी। आपकी बातों के कारण वो बेचारे बिना कुछ खाए पिए चले गए। मैं तब आपकी चालाकी नहीं समझ पाया। मुझे लगा आप पुरानी सोच की बातें कर रही हैं, लेकिन आप जानबूझकर उन्हें नीचा दिखा रही थी। सत्यवती देवी भी अब आग बबूला हो गई। उन्होंने जोर से प्लेट मेज पर रखी और बोली, हाँ तो क्या गलत किया मैंने? हम इसके मायके वालों पर खर्च क्यों करें? अरे उसके भैया भाभी खाने थोड़ी आए थे, कार्ड देने आए थे बस। और वैसे भी कन्यादान करके बेटी के घर कौन खाता है? ये ढोकला उनके लिए था ही नहीं, ये हमारे हैं और हम ही खाएंगे। अब तू क्या मुँह बना रही है? जा चाय बना कर ला। रोहन अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए थे। उधर सत्यवती देवी पर मानो किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वह बेफिक्री से प्लेट में ढोकला रखकर खाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या रसोई में चली गई। गैस पर चाय उबल रही थी। वह चाय को देखती रही, जैसे उसी में अपने मन का तूफान देख रही हो। चाय की तरह उसका दिल भी खौल रहा था। उसके भैया भाभी के साथ जो किया गया था वह कांटे की तरह उसके सीने में गड़ चुका था। उनका झुका हुआ चेहरा, अंजलि भाभी की बनावटी मुस्कान, भैया की चुप्पी, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था।
उसने चाय बनाकर बाहर रखी, बिना किसी की तरफ देखे, और सीधे अपने कमरे में चली गई। बाहर सत्यवती देवी आराम से चाय के साथ ढोकले का आनंद ले रही थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, न आंसुओं से, न ही किसी के अपमान से। लेकिन कमरे में पहुंचते ही काव्या टूट गई। उसने रोहन की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुम्हारी माँ ने आज मेरे माता पिता के साथ क्या किया। मेरे माता पिता जैसे भैया भाभी का कितना अपमान किया। बेचारे कितनी दूर से आए थे और भूखे चले गए। क्या सोच रहे होंगे वह यहाँ के बारे में। इन्होंने मेरे भैया भाभी की या इज्जत की, और ये चाहती हैं कि जब तुम्हारे रिश्तेदार आएं मैं उन्हें पलकों पर बैठाकर सेवा करूं। क्या मेरे घर वालों का कोई सम्मान नहीं है। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मेरे भैया भाभी की हैसियत तुम्हें शादी से पहले मालूम थी। अगर यही सब करना था, अगर मेरे घर वालों को यूं नीचा दिखाना था, तो शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। कहते कहते काव्या बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके लिए भैया भाभी ही माता पिता थे। उनका अपमान उसके अस्तित्व पर चोट था। रोहन चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। आज पहली बार उसे अपनी माँ के व्यवहार पर शर्म आ रही थी। शादी के 6 महीने में उसने देखा था काव्या कैसे उसके हर रिश्तेदार की सेवा में लगी रहती थी। ननद नेहा हर 15 दिन में आ जाती थी तो काव्या एक पैर पर खड़ी रहती, खाना नाश्ता चाय कपड़े सब। और अगर जरा सी देर हो जाती तो नेहा तुरंत शिकायत करती, देखा मम्मी, भाभी को मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, लगता है मैं उनकी आंखों में खटकती हूँ। और सत्यवती देवी इन्हीं बातों पर काव्या को खरी खोटी सुनाने लगती थी। रोहन के रिश्तेदारों के लिए उसने कितना कुछ सहा, लेकिन आज उसके भैया भाभी पहली बार आए तो उन्हें इस तरह अपमानित कर दिया गया। काव्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और रोहन के भीतर पहली बार एक सवाल था कि क्या वह चुप रहकर सही कर रहा था। काव्या के लिए अपने भैया भाभी का वह अपमान भुलाना नामुमकिन था। वह अपमान उसके भीतर कांटे की तरह गड़ गया था। हर सुबह उठते ही, हर रात सोते समय वही दृश्य आंखों के सामने घूम जाता जब उसके भैया भाभी का अपमान हुआ था। अब 15 दिन बीतने को आए थे। एक शाम सत्यवती देवी ने हमेशा की तरह हुक्म चलाया, कल रविवार है, तेरी ननद नेहा आ रही है। रोहन, गुप्ता जी के पकौड़े लेकर आना, उसे वहीं के पकौड़े बहुत पसंद हैं। और बहू, तू शाम को पाव भाजी बना लेना। ये शब्द काव्या के कानों में हथौड़ी की तरह लगे। पकौड़े, पाव भाजी, उसी पल उसके जहन में ढोकले घूम गए। वो ढोकले जो उसके भैया भाभी के सामने नहीं रखे गए थे, जिनके लिए कहा गया था इनकी औकात नहीं। अगली सुबह सत्यवती देवी फिर रोहन पर बरसी, अरे आराम क्या कर रहा है, जाकर पकौड़े ले आ, थोड़ी देर में ही नेहा आने वाली है। रोहन चुपचाप गया और पकौड़े लाकर रसोई में रख दिए। कुछ ही देर में नेहा घर आ पहुंची। आते ही अपने अधिकार के अंदाज में सोफे पर बैठ गई। थोड़ी बातचीत के बाद सत्यवती देवी बोली, चल बहू, जल्दी से चाय बना ले और वो पकौड़े लेकर आ मेरी बेटी के लिए। काव्या रसोई से चाय लेकर आई तो ट्रे में चाय और केवल नमकीन बिस्किट थे। जैसे ही सत्यवती देवी की नज़र ट्रे पर पड़ी, वह भड़क उठी, ये क्या है, पकौड़े कहाँ है। नेहा ने भी तुरंत ताना मारा, मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि मेरे लिए पकौड़े मंगवाए हैं, भैया लेकर आए थे ना, तो कहाँ हैं। काव्या ने शांति से अपने अंदर उबलते लावे को संभालते हुए कहा, कौन से पकौड़े मम्मी जी, वो तो मैं और रोहन खाकर ख़त्म कर चुके। हमें बहुत भूख लगी थी। और दीदी, आप नमकीन बिस्किट से काम चला लीजिए, आप तो नाश्ता करके ही आई होंगी, आपका घर आधे घंटे की दूरी पर है, भूख कहाँ लगी होगी। बस यही वह पल था जब सत्यवती देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तेरी इतनी हिम्मत, वह चिल्लाई, पकौड़े मेरी बेटी के लिए थे, मेरा बेटा लेकर आया था, तुम दोनों ने खाकर ख़त्म कैसे कर दिए। तभी रोहन भी सामने आ गया। उसने पहली बार बिना डरे कहा, मम्मी, हमें भूख लगी थी इसलिए खा लिए। और नेहा पकौड़े खाकर क्या करेगी, वो तो अपने घर से नाश्ता करके आई होगी, उसका घर आधे घंटे की दूरी पर है। यह सुनते ही नेहा गुस्से से खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मम्मी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, भैया भाभी मेरी बेइज्जती कर रही हैं। सत्यवती देवी ने आग उगलती नज़र काव्या पर डाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की। तूने जानबूझकर किया है ना, मेरी बेटी का आना तुझे बुरा लगता है। काव्या ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अपनी बेटी का अपमान हुआ तो आपको बुरा लग रहा है। मम्मी जी, मेरे भैया भाभी का अपमान करते समय आपने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। 3 घंटे का सफ़र करके आए थे, भूखे थे, और आपने उन्हें अपने ढोकले तक नहीं खाने दिए। वह रुकी नहीं, आवाज़ और सख्त हो गई। आप कह रही थी कि वो लोग नाश्ता करके आए होंगे, तो आपकी ये बेटी क्या भूखी आई है। इसके घर में खाना नहीं मिलता क्या, जो यहाँ आकर पकौड़ी खाएगी। अब नेहा तिलमिला उठी, आंखों में आंसू भर आए। मम्मी, भाभी मुझसे बदला क्यों ले रही हैं। मेरे और उनके भैया भाभी की तुलना ही क्या है। मैं इस घर की बेटी हूँ। काव्य ने तेज गूंजती आवाज़ में जवाब दिया, हाँ बेटी ज़रूर हो, लेकिन अब तुम्हारा घर अलग है। इस घर में तुम मेहमान है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे भैया भाभी थे। और अगर उनके साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा। मेरी नज़र में सारे मेहमान बराबर हैं। बताइए मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना। सत्यवती देवी का हाथ गुस्से में उठा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। लेकिन रोहन ने वही हाथ हवा में पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में आग थी, मम्मी, उस दिन मैं खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन आज नहीं। आपने काव्या के भैया भाभी का अपमान करके बहुत गलत किया।
और आज नेहा के साथ वही हो रहा है जिसकी वह खुद हकदार है। ये भी तो अपनी भाभी का कभी सम्मान नहीं करती। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, मैं समझ गई, अब ये घर मेरा नहीं रहा। काव्या ने तुरंत बिना नरमी के कहा, बड़ी जल्दी समझ गई नरर रानी, कुछ दिन पहले समझ जाती तो आज तुम्हारी ये बेइज्जती नहीं होती। नेहा दांत पीसती हुई बाहर चली गई। सत्यवती देवी बस देखती रह गईं। आज उनके पास कहने को कुछ नहीं था। उन्हें समझ आ चुका था यह सब उनकी ही करनी का फल था। कुछ देर बाद काव्या रसोई में गई। प्लेट में पकौड़े रखकर टेबल पर रखते हुए बोली, आ जाइए रोहन, पकौड़ों का आनंद उठाते हैं, जैसे उस दिन मम्मी जी मेरे भैया भाभी के जाने के बाद ढोकला खा रही थी। सत्यवती देवी के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव आ गए। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गईं। आज काव्या ने हर बात का बदला लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।